हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चेड़ीमार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल्ड में और एकदम क्विक वे में डिस्कस करने वाले हैं हमारी सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स की आरटीपी को, जो आईसीएआई ने अभी अभी रिलीज करी है। यस सर, चलिए एक बार मैं देख लेता हूं। यस, तो अब यहां पे आप देखेंगे ये जो आरटीपी है ये आईसीएआई ने थोड़ी इजी बनाई। इसमें मोस्टली जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे रिपीटेड है एंड जो भी हमारे एमसीक्यूज है वो भी थोड़े से इजियर लेवल पे ही बनाया, 2-3 एमसीक्यूज को छोड़ के। तो हम इस वीडियो में हर एक एमसीक्यू को और हर एक क्वेश्चन को सुपर क्विक वे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या बोल रहा है सर? सबसे पहली चीज ये बोल रहा है कि मोहित बोलता है कि भाई मैंने ना सारी चीजें पहले से ही मैंने आरटीपी पूरी सॉल्व करके रखी है, तो जहां पे भी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्वेश्चन में वो मैं आपको बताऊंगा एंड जो जो इंपॉर्टेंट आंसर्स में क्या लिखा गया है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि हम क्विक वे में इसको पूरी आरटीपी को खत्म कर पाए। एंड दूसरी चीज, ये जो आपको आरटीपी का अगर पीडीएफ चाहिए होगा जहां पे मैंने अच्छे से हाईलाइट कर रखा है क्या इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए क्वेश्चन में भी और आंसर में भी, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे जाके ले सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है? यस सर। तो सबसे पहली चीज ये बोल रहे हैं कि मुदित ने बोला कि यार अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस लेने की क्या जरूरत है। यार मुझे मेरे क्लाइंट का बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक ऑडिट टीम का मेंबर हूं, मुझे मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेनी है। तो क्या ये मुदित सही बोल रहा है सर? बिल्कुल गलत बोल रहा है। मुदित एकदम गलत बोल रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज पर एसए 315। तो इसलिए मुदित का व्यू जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जब भी आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप डायरेक्टली उस केस स्टडी में उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या दिया गया है वो पढ़िए और फिर आप ऑप्शंस पढ़ने जाइए। अब यहां पे अगर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे तो देखिए करेक्ट बोल रहा है तो ये गलत है, व्यू का तो करेक्ट है ही नहीं, पार्शियली करेक्ट भी नहीं है, पूरा ही इनकरेक्ट है। अब दोनों इनकरेक्ट में आपके दो को ऑप्शन इनकरेक्ट के, तो आपको हमेशा पूरे के पूरे एमसीक्यूज के हर एक ऑप्शन का सारे के सारे वर्डिंग्स पढ़नी है ताकि आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर? दूसरा ये बोल रहा है कि उसने थर्ड पार्टी को रिक्वेस्ट भेजा जिसमें उसने उस थर्ड पार्टी को बोला कि आप पॉजिटिवली रिप्लाई करना, क्या आपका जो बैलेंस आपकी बुक्स में है और जो मैंने आपको बैलेंस मेंशन किया अपने रिक्वेस्ट लेटर में वो टैली करता है या फिर नहीं करता है। मतलब आप पॉजिटिवली रिप्लाई करना टैली करता है तो भी, नहीं करता है तो भी, मतलब मैं कौन से टाइप ऑफ कंफर्मेशन भेज रहा हूं सर? मैं पॉजिटिव कंफर्मेशन भेज रहा हूं। ये चीज चेक कर रही। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर? रोहित ने जो सैंपल सिलेक्ट किए ना वो बिना कोई स्ट्रक्चर्ड टेक्निक को फॉलो हुए किए हैं, बिना कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमने फॉलो किए, हमने सैंपल सिलेक्ट किए हैं। हमने हो सकता है हमने कॉन्शियस बायसनेस को, प्रेडिक्टेबिलिटी को इग्नोर किया, मतलब इन द सेंस उसको हटाया है। हमने इंश्योर किया कि सारे इंडिविजुअल बैलेंसेस हमारे जो भी है उनका नोन चांस ऑफ सिलेक्शन है। इन सब चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ फर्क पड़ता है एक वर्ड से जो यहां पे दिया गया है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। कि सर हमने अपने सैंपल सिलेक्शन में कोई भी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का फॉलोइंस नहीं किया है। अब ये कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ सैंपल सिलेक्शन मेथड है? अगर आपको याद आ रहा हो, रैंडम सैंपलिंग में कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मेंशन नहीं था, सिस्टमैटिक सैंपलिंग में भी नहीं था, ब्लॉक सैंपलिंग में भी नहीं था, मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग में भी नहीं था। सिर्फ एक ऐसी सैंपलिंग थी, हैफेजार्ड सैंपलिंग, जहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि हम जो सैंपल सिलेक्ट करते हैं वो बिना कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो किए करते हैं, हम हैफेजार्डली सैंपल सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें कौन सा सिलेक्शन उन्होंने यूज किया है, कौन सा मेथड यूज किया है सर? हैफेजार्ड सैंपलिंग यूज किया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर? मुदित ने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए ये वेरीफाई करने के लिए कि जो भी आपका इन्वेंटरी बैलेंस आ रहा है एज एट पीरियड एंड, उसमें आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के कोई भी एलिमेंट नहीं है। मतलब मेरा जो इन्वेंटरी बैलेंस है एट द पीरियड एंड वो सही है, उसमें आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का कोई भी नहीं है। जिस फाइनेंशियल ईयर का, इसी फाइनेंशियल ईयर की सारी इन्वेंटरी है। तो मैं कौन सा असर्शन टेस्ट कर रहा हूं सर? मैं कट ऑफ असर्शन टेस्ट कर रहा हूं। कट ऑफ असर्शन में ही हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमारे बैलेंसेस है वो हमारे इसी पीरियड के रिलेटेड है, हमने पीरियड वाइज अच्छे से बाइफर्केट कर रखा है। लास्ट में हमारा क्वेश्चन है, लास्ट एक और आपका एमसीक्यू है, ये बोल रहा है हमने क्या किया, हमने बिल्डिंग को चेक करने के लिए, जो भी बिल्डिंग कंपनी की ओनरशिप थी बिल्डिंग के, वो चेक करने के लिए हमने उनके टाइटल डीड्स चेक कर लिए। अब सर टाइटल डीड्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी के पेपर्स। तो हमने क्या बिल्डिंग के प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक कर लिए, ये चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअली में वो बिल्डिंग की ओनरशिप एंटिटी के पास है या फिर नहीं है। टाइटल डीड चेक करके क्या
मिलेगा, ये पता चलेगा कि इसका असली ओनर कौन है। अब बताइए मैं कौन सा पर्टिकुलर असर्शन यहां पे टेस्ट कर रहा हूं। यहां पे मैं बिल्डिंग का राइट्स देख रहा हूं कि इसका राइट किसके पास है, इसका ओनर कौन है। मतलब मैं यहां पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस असर्शन टेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, एक सीए है जिसने अपनी ऑडिट फाइल में 4 चीजें इंक्लूड कर रखी है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में 4 चीजें इंक्लूड कर रखी है। एक तो इसने ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड कर रखा है, एक इसने वो नोट्स इंक्लूड कर रखे हैं जो इसके प्रिलिमिनरी थिंकिंग को बताते हैं, जो इसने स्टार्टिंग में कुछ सोचा होगा वो नोट डाउन कर लिया होगा, वो भी इसने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड कर रखा है। जो लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन जो हमने भेजे हैं, आए हैं, वो सारे इंक्लूड किए हैं। कोई ईमेल्स जिसमें सिग्निफिकेंट मैटर्स है, वो सारी चीजें इंक्लूड करी है। तो कौन सी चीज हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड नहीं करनी थी सर? हमें कभी भी अपने नोट्स जो हमारे प्रिलिमिनरी थिंकिंग को बताते हैं, जो हमारे पुराने चीजें हैं, वो हमें इंक्लूड नहीं करनी, हमें फाइनल वर्जन, लेटेस्ट वर्जन इंक्लूड करना है। तो ये जो तुमने नोट्स इंक्लूड किए थे वो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सर हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं पिछले 10 साल से, तो उस कंपनी का जो सीईओ है ना और हमारी है ना पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई है सर, हम बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानने लग गए। मुझे अगर डिस्क्रिपेंसी पता लगती है ना तो मैं नहीं बता पाता, क्योंकि मेरी पर्सनल रिलेशनशिप है ना, पर्सनल रिलेशनशिप खराब नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो ना तो डिस्क्रिपेंसी बताता हूं एंड ना ही कोई मेरी ऐसे कोई मॉडिफाइड करता हूं, अपने ओपिनियन को अनमॉडिफाइड रखता हूं ताकि मेरी रिलेशनशिप खराब ना हो। अब यहां पे कौन सा थ्रेट लग रहा है, अब आपको याद करना पड़ेगा ऐसा कौन सा थ्रेट है जो पर्सनल रिलेशनशिप में लगता है, जब मैं उसको बहुत ज्यादा टाइम से जान रहा हूं, मेरा बंदा वो जो हम दोनों जो हैं वो एक फैमिली जैसे हो गए हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तो यहां पे जो थ्रेट लग रहा है वो है फैमिलियरिटी थ्रेट। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ये बोल रहा है सर मुझे सेल्स इनवॉइसेस, हम जो सामान बेचते हैं वो यूरोप की कंट्रीज को बेचते हैं, तो यूरोप की कंट्रीज को हम यूरोप में बिल करते होंगे, यूरोप की इनवॉइसेस बनाते होंगे, तो यूरोज में हम उनको बिल करते होंगे, जबकि हमें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है वो इंडियन रुपीज में करना है। तो हम क्या करते हैं, उन यूरोज को कन्वर्ट करवाते हैं इंडियन रुपीज में, जो एप्लीकेबल नॉर्म्स है उसके हिसाब से। अब एज एन ऑडिटर मैं बहुत सारी चीजें चेक कर रहा था, उसमें मुझे एक ये चीज भी चेक करनी थी कि जो आपने कैलकुलेशन किया है ना, मतलब जो आपने कन्वर्जन किया है फॉरेन करेंसी का आपने इंडियन रुपीज में, वो आपने सही किया है या फिर नहीं किया है, वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है, ये भी मैंने चेक किया है। अब यहां पे पूछ रहे सर मैंने यहां पे कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करके चेक किया है, तो आपको याद करना पड़ेगा इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें, उसमें से कौन सा प्रोसीजर यहां पे आएगा। यहां पे मैं ये चेक कर रहा हूं कि एंटिटी ने जो ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया है वो कैलकुलेशन सही है या फिर नहीं है, मतलब मैं वापस से रीकैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पे मैं रीकैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूं मेरे इंडियन रुपीस के कन्वर्जन को चेक करने के लिए। ठीक है, यस सर, ये था हमारा पार्ट 1 एमसीक्यूज का। अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है सर, यहां पे बोल रहा है कि मैनेजमेंट ने ना बहुत पिछले सालों से इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए सेम मेथड अप्लाई किया है, लेकिन इस साल मैनेजमेंट ने अपना मेथड चेंज कर दिया, उस मेथड चेंज की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया। अब क्या ये जो पूरा सर्कमस्टेंस हुआ है, जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी डिस्क्लोज नहीं कर रखा है, क्या वो हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर आता है या फिर नहीं आता है, क्या मुझे इसको ऑडिट में रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही आपको स्कोप ऑफ ऑडिट का क्वेश्चन दिख जाए तो आपको याद करना है सबसे पहले कि सर हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आता है, तो आपको याद आएगा हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में 3 चीजें आती है जो आईसीए ने अपने आंसर में भी लिखी है। एक तो आता है कवरेज ऑफ ऑल एंटिटी, आपके एंटिटी के सारे एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी का आपको कवर करना है। दूसरा आपको रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी चेक करनी है इंफॉर्मेशन की, एंड लास्ट में आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देखना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं किया गया है। इन द गिवन सिचुएशन क्या हुआ है सर, हमने ऑब्जर्व किया कि मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है सेम मेथड ऑफ वैल्यूएशन इन्वेंट्री, लेकिन इस ईयर में बिना कोई प्रॉपर डिस्क्लोजर के उन्होंने स्विच कर दिया अपना वैल्यूएशन मेथड, जिससे उनको हायर प्रॉफिट हो गया। सिंस हमारा प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट के कवर है, अंदर कवर है, इसलिए मुझे यह डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज हुई है, क्या सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुई थी या फिर नहीं हुई थी। अब प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जो टॉपिक था उसमें हमने एक ये पॉइंट पढ़ा था कि भाई देखो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है प्रिपरेशन ऑन प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करना, उसमें जो भी जजमेंट्स आते हैं वो भी मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है बनाना। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करना, कि कौन सी हम अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना, अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना, ये सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की है। हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटी है सर, हम बस ये देखते हैं कि उन्होंने जो अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्शन किया है, अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या कंसिस्टेंट एप्लीकेशन किया है या फिर नहीं किया है।
एंड अगर उन्होंने नहीं किया है तो क्या उन्होंने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है या फिर नहीं किया है। इसलिए यहां पे प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर आएगा। यहां पे जो एक काव्या वो जो हमारा वाक्य हुआ है, जो सिचुएशन बनी है, वो मेरे स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर आएगी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर? नेक्स्ट ये बोल रहा है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भाई हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम को, तो हमें कौन से पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने चाहिए, कौन से पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने चाहिए। यही हमने अपने हैंड रिटन नोट से बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस किए हुए हैं ये सारे पॉइंट्स। सर ये हैंड रिटन नोट्स क्या होते हैं? तो हैंड रिटन नोट्स में हमने उन पॉइंट्स का चार्ट बनाया हुआ है जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनको याद करने में दिक्कत आती है, जिनका पॉइंट्स में आंसर होता है। जैसे ये सारे पॉइंट्स है। अब सर ये पॉइंट्स हम कैसे याद रखेंगे? इतने सारे पॉइंट्स है, हर जगह इतने सारे पॉइंट्स है। तो हमने क्या किया है, हमने आपको ऐसे चार्ट फॉर्म में हमने आपको वो समझाया है, स्टोरी बना के याद रखवाया है अपने रिवीजन वीडियोस में, हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बैच में, जिसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर बाद में दे दूंगा। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि हम क्या करते हैं। जैसे सपोज 7 पॉइंट है हमारे, इस पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड में, तो हम सातों पॉइंट्स के कुछ कुछ एक एक कीवर्ड उठा के हम यहां पे उसको कुछ ना स्टोरी फॉर्म में बना के ऐसे आपको याद रखवाते हैं, ताकि आपको सातों के सातों कीवर्ड याद रहे और ताकि आपको सातों के सातों पॉइंट्स याद रहे और आपको आईसीआई 4 में से 4 मार्क, 5 में से 5 मार्क देके जाए एग्जाम में। ये हमारा टारगेट रहता है। अब जैसे हमने इसको कैसे याद किया, प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन को जो हमें ध्यान रखने, अपने पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं। सबसे पहली चीज, हमें एक रिटन ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। हमें जो भी प्रोग्राम बनाना है वो राइटिंग में बनाना है। उसमें हमें सबसे पहले अपने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को लिखना है कि सर हमारा ऑडिट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? पर्पस। एंड ऑडिट का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन। तो हमें ये वेरिफिकेशन पर्पस को अकम्प्लिश करना है, अचीव करना है। जो भी मेरा पर्पस है उसे मुझे अचीव करके रहना है। जैसे हमारा पर्पस है कि हमें सीए इंटरमीडिएट में 25 बहुत अच्छे से क्लियर करना है, वो हम पर्पस अकम्प्लिश करके ही रहेंगे, ऐसे अगर हम पढ़ते रहेंगे तो। ठीक है, यस सर। अब ये जो रिटन ऑडिट प्रोग्राम है ना, इसमें मुझे स्कोप एंड लिमिटेशन के बारे में भी बताना है कि मुझे कितने दायरे में लेके काम करना है, मेरी क्या लिमिटेशन है, मैं किसके बाहर नहीं जा सकता हूं। अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं अकेले नहीं जा सकता, मुझे लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा मेरे प्रोसीजर्स का। इसी स्कोप एंड लिमिटेशन में रहते रहते मुझे वो एविडेंस लेने पड़ेंगे जो अवेलेबल है, जो रीजनेबली अवेलेबल है। रीजनेबली अवेलेबल मतलब क्या? बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, आप थोड़े से एफर्ट्स करोगे तो भी आपको वो एविडेंस मिल जाएंगे। तो मुझे वो एविडेंस डिटरमाइन करना है एंड उस एविडेंस को लेके मुझे ये पता चलेगा कि यहां पे कितने एरर्स होने की पॉसिबिलिटी है, गलती से मिस्टेक होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। ऐसे करके हमने 7 पॉइंट आपके ऑडिट प्रोग्राम के याद रख लिए। ऐसे ही करके मैंने आपकी पूरी ये जो आपका पूरा सीए इंटरमीडिएट ऑडिट है, हमने पूरे 115 पेजेस में हमारी कॉन्सेप्ट बुक बनाई है। सिर्फ 115 पेजेस में आपका पूरा सीए इंटरमीडिएट ऑडिट कवर हो जाएगा। 100% रेलेवेंट पोर्शन फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट। और ये जो कॉन्सेप्ट बुक है मात्र है 300 रुपए की, आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐसे हैंड रिटन नोट्स बना के बहुत सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा के हम आपके लिए लेके आए हैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर May 25 एंड September 25, जिसमें मात्र 45 आवर्स में हमने पूरा का पूरा आपका 100% कॉन्सेप्ट्स एंड 100% क्वेश्चंस कवर किया है। यस, यू हैड इट राइट, 45 आवर्स में ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। बहुत बढ़िया तरीके से, इफेक्टिव तरीके से हमने पूरा आपका ये कवरेज किया है, जिसके बारे में जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो लॉन्च वीडियो भी हम नीचे पिन कमेंट में डाल देंगे। नेक्स्ट चीज सर, हम आपको अगर बैच नहीं लेना है तो भी हमने फ्री में एकदम डिटेल्ड 100% डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने आपके रिवीजन वीडियोस डाले हैं सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हमने उसमें जो एसेस कवर किए ना सर, वो 15 घंटे हमने लगाए हैं पूरे एसेस कवर करने में, एकदम डिटेल में कवर किया, बहुत बढ़िया तरीके से कवर किए हैं। एंड साथ ही साथ सर, आपको टेस्ट सीरीज तो देनी ही है, आपको मॉक टेस्ट तो देना ही है। आप हमारा, अगर आप हमसे भरोसा करते हैं, अगर हमारे क्वालिटी पे भरोसा करते हैं, हमारे प्राइसेस पे भरोसा करते हैं जो अफोर्डेबल प्राइसेस है, तो आप हमसे भी ले सकते हैं। अगर हमसे लेने ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आईसीआई के फ्री मॉक टेस्ट पेपर आते हैं, आप वो दीजिए, लेकिन प्लीज मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। मॉक टेस्ट पेपर देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। ठीक है, यस सर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मैंने वहां पे सारे लिंक्स लगा दिए जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और साथ ही साथ इससे जस्ट पहले मैंने आपका एबीसी भी अपलोड किया था सीए इंटरमीडिएट का। अगर आपको अभी भी बहुत ज्यादा डाउट है, अभी भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले और एबीसी को फॉलो करके आप अच्छे से बैच खत्म करें, और फिर आप बढ़िया से, आपको जो होगा ना ऑडिट सब्जेक्ट्स, और ऑडिट इतना डर लगता है वो एकदम इजी सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए उस बैच के बाद, और वो एबीसी फॉलो करने के बाद। ठीक है, यस सर। बहुत यूनिक एबीसी बनाया हमने, एक बार जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा कैसे वो यूनिक है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, क्या ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज हमें इंक्लूड करने एक्सेस सिक्योरिटी एंड प्रोग्राम चेंज के लिए जो हमारे जनरल आईटी कंट्रोल्स में आता है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज अपने इंक्लूड करवा लिए।
ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं सर इन्होंने क्या किया, ऑडिटर ने कंपेयर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के आइटम को जो हमारे करंट ईयर में दिख रहे थे विद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के और करंट ईयर के हम कंपेयर करने लगे। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम ऐसा कोई कंपैरिजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के साथ तो यहां पे हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, हमें क्या अचीव करना है इस कंपैरिजन को, हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर, क्यों करते हैं हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सर हमारा पर्पस क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर करने का। तो वही जो आपकी कॉन्सेप्ट बुक में लिखा है वही सारे पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे कि सर हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्यों करते हैं, क्या पर्पस है हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने का। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ये बोल रहा है हमें वेरीफाई करना है कि जितने भी ट्रेड पेबल्स है जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट किए वो वैल्यूड एप्रोप्रिएटली है, उनका वैल्यूएशन सही है। तो वही सेम चीज जो आपके कॉन्सेप्ट बुक में लिखी हुई है, आईसीए मॉड्यूल में लिखी हुई है, वैल्यूएशन के बारे में हम सारा डिस्कशन कर लेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में बहुत ज्यादा आपके साथ डिस्कशन नहीं कर रहा, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमें जल्दी खत्म करना है। ये क्या बोल रहा है सर, हम जब डॉक्यूमेंट करते हैं ना एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को तो हमें कौन से मैटर्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, कौन से मैटर्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हम जब एनटी डॉक्यूमेंट करते हैं तो सर हमें पहले पता लगाना है कि सर हम जिस आइटम्स को टेस्ट कर रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन ये ऑडिट वर्क परफॉर्म कर रहा है, कब ये ऑडिट वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, कौन ये ऑडिट वर्क रिव्यू करेगा, कब करा उसने रिव्यू, क्या एक्सटेंट था उसके रिव्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो हमने डॉक्यूमेंट किया ना एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही हम इंक्लूड करते हैं एज पर एसे, हमारी रिक्वायरमेंट यही बोलती है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। हमने ऐसे 230 में पढ़ा था, पहले हमारा टॉपिक आता था कि सर हमें सफिशिएंटली 3 चीजों को अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसमें से आपकी एक चीज थी एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, फिर उसको हमको और अच्छे से डिस्क्राइब करना था। तो हमें ये 3 चीजें तो डिस्क्राइब करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, इसलिए जो सीए पीकू का व्यू है कि सिर्फ हमें एनटी ऑफ प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करना है वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, नेक्स्ट हमारा एक और बढ़िया क्वेश्चन है जो ऑब्वियसली रिपीटेड है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है बट एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि सर हमें एक इंटरनल कंट्रोल में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली हमारे इन्वेंटरी के। ठीक है, हमने क्या बोला, अच्छा हमें एक ना सर मेरे को याद आ रहा है लेटर ऑफ वीकनेस देना पड़ता है एज पर ऐसे 265 हमें एक लेटर ऑफ वीकनेस देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं बोला क्या लेटर ऑफ वीकनेस देने की क्या जरूरत है, मैं एंटिटी को बताना है ना कि इंटरनल डेफिशिएंसी है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, बता देते हैं। मैं उसने बता दिया, क्या बोला सर, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी जो है वो अच्छे से रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं हो रहा है, जैसा मैनेजमेंट ने बोला है वैसे आप रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं कर रहे हो। तो ये जो इसने कम्युनिकेशन किया है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का, क्या ये सही किया है या फिर गलत किया है? सर गलत किया है। क्यों गलत किया है? क्योंकि आपको सिर्फ इतना नहीं बताना, आपको 3 चीजें बतानी थी। अगर आपको याद आ रहा हो तो सर क्या 3 चीजें थी? सबसे पहली चीज, क्या डिस्क्रिप्शन है आपके सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का। अब डिस्क्रिप्शन से फर्क नहीं पड़ता ना सर, वो तो टीसीडब्ल्यूजी है, बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें सिर्फ आप सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बता दोगे उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें तब फर्क पड़ेगा जब आप उसके इफेक्ट्स के बारे में बताओगे कि इसका कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है। तो हम बताएंगे इफेक्ट्स के बारे में, पोटेंशियल इफेक्ट्स के बारे में, और ये भी बता देंगे देखो देखो हमारी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी पे इतना ज्यादा भी भरोसा मत कर लेना, हमें तो पता चल गई थी तो हमने आपको बता दी। याद आ गया वो वाला पॉइंट? वो पॉइंट भी बता देंगे, उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे देंगे हमारे कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। वही सेम चीज यहां पे बोल रहा है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं है, इन द गिवन केस हमने बता दिया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या सर, ऑडिट रिपोर्ट का हमारा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि सर क्या हम कैसे डिटरमाइन करेंगे एंड कैसे उसको कम्युनिकेट करेंगे। यही सेम क्वेश्चन आपका नवंबर 24 में सीए फाइनल का आया था, इसे मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन, कैसे डिटरमाइन करेंगे क्या हायर रिस्क है, क्या सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट लगता है हमें, सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन, और कैसे हम उसको कम्युनिकेट करेंगे। हम बता देंगे कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंस वाले हैं एंड इसको हमने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट। इसमें हम कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे, सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे, हमने ऑलरेडी 701 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अब आपका एक और अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, ये बोल रहे हैं आप मुझे बताइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट जो हमारे गवर्नमेंट ऑडिट होते हैं, आप ये केस पढ़िए और इसमें बताइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट कौन कौन से लग रहे हैं। तो आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि यहां पे 5 टाइप्स ऑफ ऑडिट लगते हैं। एक होता है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, एक होता है ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन, एक होता है ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, एक होता है परफॉर्मेंस ऑडिट और एक होता है प्रोप्राइटी ऑडिट। ये 5 आपने लिख लिए क्योंकि सर ये 5 केसेस है, तो ऑब्वियसली ये 5 केसेस है, इसमें 5 कोई ना कोई एक एक करके लगेगा। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहली चीज ये बोल रहा है कुछ पेमेंट्स
को हमने प्रोसेस किया था बिना कोई प्रॉपर अप्रूवल के, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के। हमने किसी का प्रॉपर अप्रूवल ही नहीं लिया, मतलब हमने किसी का सैंक्शन ही नहीं लिया, किसी से सैंक्शन ही नहीं करवाया ये प्रॉपर ये एक्सपेंसेस, तो ये आपका ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन को वायलेट कर रहा है। नेक्स्ट, अ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को हमने इंप्लीमेंट किया था, लेकिन उसका कोई असेसमेंट ही नहीं हो रहा कि उसके जो बेनिफिट्स हमने सोचे थे वो अचीव हुए कि नहीं हुए, हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ये परफॉर्मेंस ऑडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फंड्स जो हमने यूटिलाइज किए थे वो उस अकाउंट से हम यूटिलाइज कर रहे हैं जिसका कोई बजटरी प्रोविजन ही नहीं है, मतलब जिसका हमने प्रोविजन ही नहीं बनाया, उस फंड से, उस अकाउंट से मैं पैसे यूटिलाइज कर रहा हूं। मतलब मैं प्रोविजन ऑफ फंड्स में मुझे ये चेक करना पड़ेगा, प्रोविजन ऑफ फंड्स का ऑडिट पता करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे थे जो मैंने बिना फाइनेंशियल रेगुलेशंस को फॉलो किए हुए कर दिए, मैंने फाइनेंशियल रेगुलेशंस का ब्रीच कर दिया, मतलब मैंने रूल्स एंड ऑर्डर्स का ब्रीच कर दिया, तो ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में आ जाएगा। एंड लास्ट में ये चीज बोल रहा है, कुछ मेरी ऐसी स्पेंडिंग थी जो अननेसेसरी थी, इनफ्रक्चर्स, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर याद आ रहा होगा आपको, तो वो जो अननेसेसरी स्पेंडिंग थी जो मेरे फाइनेंशियल प्रोप्राइटी से अलाइन नहीं करती, प्रोप्राइटी इन्होंने हिंट दे दिया कि ये प्रोप्राइटी ऑडिट की बात कर रहा है। ठीक है, यस सर। ऐसे बढ़िया तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले आपके पूरे एग्जाम ओरिएंटेड बैच में एंड रिवीजन वीडियोस में भी। रिवीजन वीडियोस अगर आप देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं, 100% डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस हमने अवेलेबल करा देंगे आपके 25 मार्च तक। अभी हमारा सिर्फ 3 चैप्टर बाकी है, बैंक ऑडिट और ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हमारा आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिफरेंट एंटिटीज वाला भरा बाकी है, वो भी हम आपको 20 से 25 मार्च के बीच अवेलेबल करवा देंगे। अभी हमने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत क्वालिटी से आपको सारे रिवीजन वीडियो देखे। अगर आपने और किसी के भी रिवीजन वीडियो देखे तो मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10 मिनट के लिए रिवीजन वीडियो देखिए, आपको इतना मजा आएगा कि आप खुद ही बोलेंगे सर क्या रिवीजन वीडियो बनाए हैं आपने। आप नीचे कमेंट्स में पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बैंक्स की बात कर लेते हैं। सर इसमें हुआ क्या, हमें प्रोसीजर्स क्या करने हैं फॉर वेरीफाइंग रिवर्सल ऑफ इनकम इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। रिवर्सल ऑफ इनकम वेरीफाई करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर्स करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है सर। रिवर्सल ऑफ इनकम तो अलग से टॉपिक दिया हुआ है सर कॉन्सेप्ट बुक में, वही 4-5 पॉइंट्स हमें लिखने हैं रिवर्सल ऑफ इनकम के लिए। ठीक है, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं थी। रिवर्सल ऑफ इनकम अगर हमें याद होगा तो हम वही 4-5 पॉइंट्स लिख के आ जाएंगे रिवर्सल ऑफ इनकम के बारे में। ये बढ़िया क्वेश्चन है जो इन्होंने दिया है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि हमारे मल्टीपल लोन अकाउंट से जिसको हमने एनपीए क्लासिफाई कर रखा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो बोरोवर्स थे उन्होंने पार्शियल पेमेंट्स कर दिया उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज के लिए, मतलब एनपीए से हमें थोड़े बहुत पैसे मिल गए, लेकिन हमारा कोई भी एग्रीमेंट नहीं था उनके साथ कि ये जो तुमने पैसे दिए हैं ये मैं तुम्हें मूल पे लगाऊं, मतलब प्रिंसिपल पे लगाऊं, या फिर ब्याज पे लगाऊं, मतलब इंटरेस्ट पे लगाऊं। क्या मुझे इसके प्रिंसिपल कंसीडर करना चाहिए या फिर क्या मुझे इसको इंटरेस्ट कंसिडर करना चाहिए, क्या मैं किस पे एडजस्ट करूं। तो बैंक ने क्या किया, बैंक की जो फाइनेंस टीम है उसने डिसाइड किया कि वो रिकवर्ड अमाउंट को इंटरेस्ट इनकम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा देंगे, वो एज एन इंटरेस्ट इनकम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा देंगे। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट के दौरान ऑडिटर ने कंसर्न्स रेज कर दिया कि भाई तुमने ऐसे कैसे इस रिकवरी को इनकम में दिखा दिया, भाई इनकम कैसे बढ़ा दी तुम लोगों ने। तो डिस्कस कीजिए क्या अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा हमारे पार्शियल रिकवरीज ऑफ एनपीए का। ऑल्सो प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कीजिए जो बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एनपीएस। तो इसमें क्या था सर, इसमें यह बोल रहा था कि सबसे पहली चीज जो भी हमें पार्शियल इंक्वायरीज हो रही है, पार्शियल रिकवरीज हो रही है एनपीए की, वो सबसे पहली चीज तो एग्रीमेंट के बेसिस पे होगी कि भाई आपने पहले से ही एग्रीमेंट बना रखा है अपने बोरोवर के साथ कि अगर वो कुछ भी पैसे देगा तो वो प्रिंसिपल को एडजस्ट करेगा, या फिर वो कुछ भी पैसे देगा तो इंटरेस्ट को एडजस्ट करेगा, या फिर जो भी प्रोपोर्शन में आपने जो भी इंटरेस्ट बना रखा होगा, जो भी एग्रीमेंट बना रखा होगा उसके हिसाब से हम करेंगे। अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, बैंक और बोरोवर के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है रिकवरी को प्रोशनेट करने के लिए, एप्रोप्रिएशन करने के लिए, ये मतलब इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल होगा, तो बैंक को खुद का एक अकाउंटिंग पॉलिसी डेवलप करना पड़ेगा, एक अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे उसको कंसिस्टेंट मैनर पे सेम फॉलो करना पड़ेगा। सपोज बैंक बोलता है कि यार मुझे जो भी रिकवरी हो रही है, पार्शियल रिकवरी हो रही है एनपीए की, वो मैं इंटरेस्ट में ही लगाऊंगा, तो फिर उसको इंटरेस्ट में ही लगाना पड़ेगा, हर केस में उसको इंटरेस्ट में लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट इनकम माननी पड़ेगी। अगर बैंक बोलता है नहीं मैं तो प्रिंसिपल के अगेंस्ट मानूंगा, तो फिर वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट ही मानना पड़ेगा। मतलब आपको एक प्रोसेस डिसाइड करना पड़ेगा, एक अप्रोच डिसाइड करना पड़ेगा, एक अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ेगी और उसी के हिसाब से आपको आगे काम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते नहीं इसने पैसा दिया मैं इंटरेस्ट में लगाऊंगा, इसने पैसा दिया प्रिंसिपल में लगाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब ये जो अप्रोप्रिएट पॉलिसी है, उस अप्रोप्रिएट पॉलिसी क्या बोलती है, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बोलता है कि जब हमें सर्टेनिटी आती है किसी भी इनकम के बारे में कि हाँ भाई ये इनकम हमें मिलने वाली है, ये इनकम
रियलाइज होने वाली है तो हम अकॉर्डिंगली अमाउंट को रिवर्स कर देते हैं या फिर डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं या फिर हम उसको नॉट रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारे पार्ट में जो भी हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया था उसको हम वापस से काउंट कर देते हैं। टाइम पास वाला है ये, अगर आप नहीं भी लिखेंगे ये आइडियली तो ICAI को नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इसने ICAI के मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है या फिर दिया भी हुआ है तो फिर ये वाला पॉइंट जो है ये थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट ये बात बोल रहा है जो भी इंटरेस्ट जो भी पार्शली या फिर फुल्ली हमने रियलाइज कर लिया है, रियलाइज का मतलब क्या होता है, जो हमें मिल गया है कैश, हरी पत्तियां हमें मिल गई है तो हमें उनको NPA को तो हमें उनको इनकम में दिखाना है। हाउएवर हमें इंश्योर करना है कि जो भी इंटरेस्ट का पैसा मुझे मिल रहा है वो उससे नहीं मिल रहा कि मैंने उसको एडिशनल फैसिलिटीज दी थी और फंड्स दिए थे, वो पैसा वो मुझे एज एन इंटरेस्ट दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर तो घपला हो गया ना भाई, मैंने उसको पैसे दिए, उसको पहले से ड्यू थे कुछ पैसे, उसको इंटरेस्ट भी पे करना था, उसने क्या किया मेरे ही बैंक से और लोन उठा लिया और बोला कि तुम अपना इंटरेस्ट एडजस्ट कर लो इस पैसे के साथ। तो ऐसा मत करना भाई, ऐसा नहीं कर सकते, उसको फिर इनकम नहीं मानना तुम। ठीक है, यस सर, बहुत अच्छे से वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, लास्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि यार प्लीज तुम ओरिजिनल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर लो क्योंकि कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाई हो गया है, कंपनी को नए प्रोडक्ट्स ऐड हो गए हैं, तो क्या हम चेंज इन टर्म्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था रिकरिंग ऑडिट में अगर हमें चेंजेस करने हो, रिवीजन करने हो टर्म्स में, तो अगर हमारा बिजनेस के ऑपरेशंस में चेंज आ रहा हो, अगर हमारा बिजनेस के ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हो, अगर हम नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम वो पूरा पहले गाथा लिखेंगे कि सर पहली चीज तो ये कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें नया एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजना। हाउएवर अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता है हमारे नेचर और साइज ऑफ एंटिटी के बिजनेस में तो उस फैक्टर में वो एप्रोप्रिएट हो जाता है कि हमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में चेंज करना पड़े। यहां पे मैनेजमेंट बोल रहा है चेंज करने के लिए तो हम चेंज कर लेंगे। इन द गिवन सिचुएशन क्या हुआ, डाइवर्सिफाई हुआ है, न्यू एंटिटीज उन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो सीए पुनीत जो है वो एग्री कर सकता है कि हाँ भाई हम चेंज करने वाले हैं। अब रिक्वेस्ट क्यों आ सकती है, इन्होंने 3 रीजन बता दिए क्यों रिक्वेस्ट आ सकती है। चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो उन्होंने सर्विसेज पहले से बोली थी, एंड कोई रेस्ट्रिक्शन था हमारे स्कोप ऑफ एंगेजमेंट पे। तो ये था हमारी पूरी RTP CA इंटरमीडिएट ऑडिट की May 25 अटेम्प्ट के लिए ये पूरा जो मार्क्ड PDF है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच ज्वाइन करना है, रिवीजन वीडियोस देखने हैं, हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कॉन्सेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें परचेस करनी है तो नीचे मैंने सारी रेलेवेंट लिंक्स नीचे लगा दिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, आप जरूर जाके देखिएगा। उम्मीद है कि आप ये May 25 अटेम्प्ट में मेरे साथ CA फाइनल ऑडिट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मतलब आप CA फाइनलिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा हम CA बनेंगे, लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।